तो हे एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब? लाइफ कैसी चल रही है? खासकर इस आर्क से आपकी कैसी एक्सपेक्टेशंस हैं? हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। वैसे ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 385 और इसमें ये वाला आर्क पीक पे चल जाएगा। पिछले पार्ट के लास्ट में जियान, जो कि प्रिंसेस यूशो के साथ टियानियन माउंटेन रेंज के बेस पे आ गया था, उसकी मुलाकात बाकी दोनों कैंडिडेट से भी हो जाती है। फिर लिनमो के साथ चले जाते हैं रॉयल सिटी की तरफ। चलो आगे के सीन को देखते हैं। अगर स्काई ब्रिज की बात करिए तो ये बस एकमात्र रास्ता था जो रॉयल किंग सिटी से जोड़ता था। ये सुनहरे पत्थरों से बना हुआ पुल इंटियन माउंटेन्स के बिल्कुल ऊपर होता है, जिसके नीचे वापिस था। इस पुल के जो पत्थर जिन्हें जिंगशी कहा जाता है, ये ऐसे प्रिज्मेटिक क्रिस्टल्स होते हैं जो अलग अलग किस्म की फोर्सेस को आइसोलेट कर सकते थे। यही कारण था जिसकी वजह से इस ब्रिज को बनाने में रॉयल फैमिली को खून के आंसू रोने पड़ते हैं। आफ्टर ऑल ये बना इतना महंगा था। रास्ते में जियान और बाकी 9 लोग जो कि लिनमो की ईगल पे बैठ के इस पहाड़ की चोटी की तरफ जा रहे होते हैं। आधे माउंटेन तक पहुंचते ही जियान अपनी भौं से गोड़ लेता है। उसे धड़कनें रोक देने वाली फ्लक्चुएशंस फील होती हैं। वो कहता है और ये कुछ ठीक नहीं है। वो नीचे की तरफ अपनी सोल पावर को फैलाता है। वो पाता है कि पहाड़ के जैसे की जो मिट्टी होती है वो गहरी लाल कलर की थी, जिनमें अजीब सी फ्लक्चुएशनशिप भी होती है। खैर, क्योंकि ईगल की स्पीड बहुत तेज होती है, लिनमो कुछ ही समय में इन सबको पहाड़ की चोटी पर पहुंचा देता है। यहाँ एक ब्यूटीफुल सा पवेलियन बना हुआ था जो करीब 10 मीटर लंबा होगा। जो स्काई ब्रिज इस पवेलियन से ज्यादा दूर नहीं था। प्रिंसेस यूशो और बाकी दोनों प्रिंस अपने सिर को झुका के बोलते हैं, और रेस्टोरेंट आप सच में बहुत मेहनत कर रहे हो। लिनमो की खास पहचान थी। ये तीनों जानते थे कि अगर इन्हें लिनमो का फेवर मिल जाता है तो बात बहुत बड़ी होगी। लिनमो कहता है मैं स्काई ब्रिज को एक्टिवेट कर देता हूँ, आगे का रास्ता आप सबको खुद तय करना होगा। ये बोलते बोलते उसकी हैंड से चेंज होने लगी थी। निकलती है ग्रीन लाइट। एट द सेम टाइम शावो शावो की साउंड के साथ हवाएं तेज होती है। वो लाइफ और पूरे माउंटेन टॉप को ढक लेता है। उसी समय ब्रिज हल्का सा ट्रेम्बल हुआ था और इसके ऊपर उभरने लगते हैं मून वाइट आइसी फ्लावर्स। लिनमो आगे इशारा करके बोलता है हो गया। एम्पर का ऑर्डर था कि तीनों की कड़ी तलाशी ली जाए, लेकिन लिनमो को पता था कि सब बेकार है। उसकी फालतू कोशिशों का कोई फायदा नहीं होगा। लिनयूशो सबसे पहले जियान और जीशुआन की तरफ देखती है, फिर वो नॉड करके बोलती है चलो। वहीं लिनफेंग की चारों तरफ जो गार्ड्स खड़े थे वो काफी चिंता में लग रहे थे। इनके एक्सप्रेशंस को देख के लिंगफेंग की नजरें जाती है लिंगफेंगिया की तरफ। वो बोलते हैं कोई जल्दी नहीं है। सीन जाता है जियान के ग्रुप की तरफ, जो जैसे स्काई ब्रिज पे कदम रखते हैं, मफल्ड बूम 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 की साउंड साथ एक हैवी प्रेशर इन सबके कंधों पे अप्लाई हुआ था। एट द सेम टाइम ये फील करते हैं नीचे के एविस का खतरनाक हो रहा। ये फीलिंग सच में सांसें रोका देने वाली थी। जियान ने भी दांती मींचली होती है, लेकिन उसके कदम रुकते नहीं है। हाउएवर इसी समय उसकी हथेली पे एक ब्रांड पैटर्न अपीयर हुआ था। इसे सेंस करके जियान कहता है ये क्या है? क्या डार्क हेडीज का मार्क है? फिर उसकी नजरें नीचे एविस में जाती हैं। जियान सिर हिला के खुद से बोलता है नहीं, अंडरवर्ल्ड नहीं है, मैं इसमें से इविल रेस का ऑरा फील कर पा रहा हूँ। लेकिन तभी एक आवाज कहती है ध्यान से। एक हाथ उसके कंधे को पकड़ के पीछे खींच लेता है। जिस जगह पे जियान ने कदम हटाए होते हैं वहाँ का स्पेस क्रैक क्रैक के साउंड साथ बस्ट हो गया था। एट द सेम टाइम प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जियान गहरी सांस लेके बोलता है थैंक यू, लेकिन जीशुआन को जियान के साथ कुछ अलग सा लग रहा था। वो उसे पूछता है लॉर्ड जियान क्या हुआ, आपके साथ ही हो क्या रहा है? जियान सिर हिला के कहता है कुछ नहीं, चलो। अभी प्रिंसेस लिंग यूशो की बॉडी में से लगातार स्टार्स की पावर तीनों को प्रोटेक्ट कर रही होती है। जैसे प्रेशराइज फील करते हैं, वो मिस्टीरियस पावर इनके दिल को सुकून पहुंचाती है। ये देख के लिंगफेंग के गार्ड बोलते हैं क्या ये स्टार की पावर है? हालांकि होलीसी के पावरफुल एक्सपर्ट्स कई चीजें जानते थे, लेकिन डीमन सिस्टम और स्टार्स की पावर जैसी फोर्सेस को इन्हें अच्छे समझने का मौका नहीं मिला होता। तब इन सबके कान में जाती है क्रैक की आवाज। हम जियान की टोली को लड़खड़ाते हुए देखते हैं। ऐसा लगता है इनके पैरों की जमीन खिसक गई हो। लिंग यूशो तुरंत ही अपनी हैंडसीज को चेंज करके बोलती है रोड ऑफ स्टार्स। गूंजती है शुआ 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 की आवाजें। उसकी वो स्टारी पावर समुद्र की तरह फैलती है, जैसे इनके सामने बन जाती है रोड ऑफ स्टार्स। शिंग शिंग कहती है चलो पहले हम रॉयल सिटी पहुंचते हैं। तीनों स्काई ब्रिज को तेजी से पार करने लगे थे। हाउएवर हर एक कदम के साथ जियान के दिल की बेचैनी बढ़ती जाती है। लिंगफेंग के पीछे खड़े होते हैं होलीसी के एक्सपर्ट्स और लिंगफेंगिया के पीछे सोल एक्सपर्ट्स, मीन सोल पैलेस के लोग। ये जर्नी बिल्कुल आसान नहीं होने वाली। वहीं पे पीछे खड़े लिनमो की आंखों में एक डिटर्मिनेशन दिखाई देती है, जैसे वो किसी बड़े प्लान के लिए तैयार हो रहा हो। फाइनली टाइम आ चुका था रॉयल सिटी की ओर फोकस करने का। ये एम्पर का रेजिडेंट था और इसे हम कहते हैं टियानियन पैलेस। इस पूरे शहर का सबसे ग्रैंड स्ट्रक्चर। इसकी बस बनावट ही ऐसी होती कि इसके सामने कोई भी प्रेशर फील करे। इसकी दीवारों पर स्पिरिट बीस्ट, यूनिकॉर्न्स, ड्रैगन जैसे कई रेयर क्रीचर्स छपे होते हैं। हम सीधा जूम करके एक जेड बेड के ऊपर फोकस करते हैं, जिस पे एक मिडिल एज मैन लेटा हुआ था। इसका चेहरा पीला, आंखें खोखली और सांसें बहुत ही कमजोर होती हैं। ऑफ कोर्स और कोई नहीं बल्कि एम्पर था। ये भले बहुत कमजोर हो चुका हो, लेकिन तब भी आवाज में ऐसी अथॉरिटी होती है जैसे ऑफिशियल्स की टांगें कांप जाएं। एम्पर खांसते हुए बोलते हैं कैसी सिचुएशन है। वो ट्रेम्बल हुआ था। बाहर आता है एक ब्लैक फिगर। ये फैंग होता है, एक 7 स्टार दोषा लिट से
लैंग्वेज का एक्सपर्ट। फेंगमो सिर झुका के बोलते हैं वांग, तीनों ही कैंडिडेट्स रॉयल फैमिली में पहुंच चुके हैं और रॉयल फैमिली की हाई रैंकिंग लोग भी इकट्ठे हो चुके हैं। 3 दिन बाद फाइनल स्टेप होगा। वो एम्पर अपने हाथ को क्लेंच करके बोलता है मेरे आर्मर को लाओ और मेरे इन कपड़ों को उतारो। पर्दों के पीछे से बहुत सारी मेड सर्वेंट्स अपीयर होती हैं जो उस बीमार एम्पर की देखभाल करने लगी थी। फेंगमो बोलता है वांग कि दो प्रिंस एग्रेसिव हैं, आपकी हालत को देख के आपको वहाँ जाना नहीं चाहिए। वो एम्पर कमजोर लेकिन डिटर्मिनेशन से भरी आवाज में बोलता है फेंगमो, क्योंकि तुम इतने सालों से मेरे साथ हो, तुम जानते ही होगे ये टैंशिंग कॉन्टिनेंट के पैटर्न से जुड़ा हुआ है। अगर मैं नहीं गया तो रॉयल सिटी की मीटिंग पूरी तरीके से बिखर जाएगी। फेंगमो तब भी हेस्टेंट था, लेकिन एम्पर खड़ा होकर बोलता है मैं डिसीजन ले चुका हूँ। जब तक मेरे शरीर में आखिरी सांसें हैं मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे नहीं हटूंगा। फाइनली फेंगमो भी साय करता है। पहले इसमें तुरंत ही हलचल मच जाती है। रॉयल सिटी के अंदर पहले से अनगिनत एलिट्स तैनात रहते थे। हर बार जब रॉयल लेन फैमिली कोई बड़ा फैसला करती थी उसकी जगह हमेशा रॉयल सिटी होती है। आज के उस साफ और नीले आसमान में किसी गड़गड़ाने की आवाज सुनाई देती है। वो काले बादल धीरे धीरे इकट्ठे होने लगे थे। इन बादलों में से ऐसा प्रेशराइजिंग ऑरा फैलता है जो पूरी सिटी को बेचैन कर देता है। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, ये भगवान की इच्छा है या फिर किसी की चाल। लेकिन ये बात तो बिल्कुल क्लियर थी, इन बादलों ने बड़े बड़े पावरों से उसका ध्यान अपनी तरफ जरूर खींच लिया था। लोग ऐसी गड़बड़ी को देख के बोलते हैं हो क्या रहा है, ये तो बस इतना ही क्या शांत हो जाते हैं। इसे रॉयल सिटी को या फिर किंग सिटी, ये टायनियन माउंटेन रेंज के बिल्कुल बीच में बसी हुई थी। इसे चारों तरफ से घने पहाड़ों ने घेर रखा होता है जो कि एकदम नेचुरल बैरियर की तरह काम करते थे। सिटी कई किलोमीटर तक फैली होती है। इसमें सैकड़ों शानदार पैलेसेस बने हुए थे। तीनों कैंडिडेट्स में से एक को चुना जाने वाला डिसीजन इस किंग सिटी की रॉयल मीटिंग हॉल में होने वाला था। अभी पूरे शहर में सिटी मार्शल लॉ अप्लाई कर दिया गया होता है। प्रोटेक्शन इतनी कड़ी होती है कि हर एक प्रिंस ने अपनी प्राइवेट आर्मी को अपने चारों तरफ फैला रखा था। सबका ध्यान होता है इलेक्शन डे पे। हम सीधा फास्ट फॉरवर्ड करके 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। इन 3 दिनों में बेचैनी कम नहीं होती, बल्कि वो डार्क क्लाउड्स चीजों को और भी बुरा बना रहे थे। इन काले बादलों को लिनमो ने कई बार गायब करने की कोशिश की थी, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रहा। फिर वो मजबूरी में बस चौकन नहीं रह सकता था। वहीं पे 3 दिनों में जियान और जोशुआ लगातार प्रिंसेस के साथ रहते हैं। इनकी ऐसी कॉन्शियसनेस की वजह से कुछ बुरा नहीं होता। फाइनली आ जाता है इलेक्शन डे। जैसे रात हटी थी और सूर्य की रोशनी फिर से फैलनी शुरू हो जाती है, अचानक से सुनाई देने लगती है बूम 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 की आवाजें। आसमान के ओर डार्क थंडर क्लाउड्स फैलने शुरू हो गए थे। ये लोगों को बिल्कुल अच्छा उम्र नहीं लगता, लेकिन रॉयल इलेक्शन की डेट डिसाइड कर दी जाती है, उसे टाला नहीं जा सकता। इस इलेक्शन में रॉयल फैमिली के सबसे पावरफुल और रेपुटेबल एल्डर्स वोट डालेंगे और इनके फैसले से डिसाइड हुआ कि नया राजा कौन बनने वाला है। ये एल्डर्स वो लोग थे जो कि दुनिया की जिम्मेदारियों से ऊपर उठ चुके थे। इन सब ने अपनी जवानी में रॉयल फैमिली के लिए ऐसे ऐसे काम करे जिसकी वजह से अब ये रॉयल फैमिली के प्रोटेक्शन में जीते हैं। हालांकि कहा जाता है कि कैंडिडेट्स इन्हें खरीद नहीं सकते, लेकिन शक की गुंजाइश हमेशा रहती है। सीन जाता है जियान, जीशुन और प्रिंसेस यूशो की तरफ, जो फाइनली अपने पहले से बाहर अपीयर होते हैं। पर काले बादलों को देख के जियान कहता है प्रिंसेस चलो। इन काले बादलों को देख के जियान को सोल पैलेस की याद आती है। चाहे डेविल फ्रूट हो या फिर सोल पैलेस चाहे एंजल्स, इनके बारे में सोचने का भी समय नहीं था। सबसे बड़ा काम था प्रिंसेस को इलेक्शन तक सुरक्षित पहुंचाना। जियान अच्छे से जानता था कि अगर इलेक्शन भी सफल रहता है और दोनों प्रिंस हार जाते हैं, लेकिन तभी हार इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। चाहे जीत हो चाहे हार, प्रिंसेस की जान खतरे में। आखिरकार उसके पास थी स्टार्स की पावर जो रियल वेरिएबल हो सकती थी। जियान अच्छे से जानता था कि इलेक्शन इतना डेंजरस है कि इसमें उसकी जान भी जा सकती है, लेकिन क्योंकि उसने जिम्मेदारी को संभाल लिया है तो फिर पीछे हटने का सवाल नहीं उठता। कुछ ही देर में जियान को सुनाई देती है वूच वूच की विंड ब्रेकिंग साउंड। प्रिंसेस यूशो बोलती है आ गए वो। कई पावरफुल 6 स्टार दूषण पीक के और चारों तरफ अपीयर हो गए थे। ये प्रिंसेस यूशो के एलीट गार्ड्स थे। एट द सेम टाइम बाकी दोनों प्रिंसेस भी कुछ इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग एक्सपर्ट्स की प्रोटेक्शन में मीटिंग हॉल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो चलो हम भी रुक करते हैं वहीं का। ये रॉयल फैमिली का सबसे होली प्लेस था। यहाँ सारे के सारे बड़े फैसले हुआ करते थे। हॉल के बीचों बीच खड़ा होता है एक बड़ा सा स्टोन स्टेल जिसके ऊपर रॉयल लिन फैमिली के सारे हीरोज के नाम कार्व करे गए होते हैं। ये पत्थर का बड़ा सा बोल्डर यहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि रॉयल फैमिली के हिसाब से सब कुछ इन हीरोज के सामने होना चाहिए। ये हॉल सच में ग्रैंड और लग्जूरियस था। फाइनली हम सीन देखते हैं हॉल के अंदर का, जिसमें सीढ़ियां नीचे की तरफ ले जाती हैं और बीच में होता है एक बड़ा सा ऑल्टर, ऑफ कोर्स जिसके सेंटर में होता है वो स्टोन स्टेल और चारों तरफ 13 सीट्स थी। इनमें से 3 तो मेन कैंडिडेट्स के लिए होती हैं और बाकी 10 सीट्स पे दिखाई देती हैं अलग क्रीचर्स की कार्विंग्स जैसे टाइगर, वुल्फ, ईगल, लायन, रैबिट, स्नेक, पाइथन जैसे बीस्ट। ये सीट्स होती हैं 10 एल्डर्स की जो पूरे एम्पायर में सबसे पावरफुल माने जाते हैं। हर एक एल्डर कम से कम एक 7 स्टार दूषण होता है जो अपनी एलीट आर्मी को कंट्रोल करता था। अभी 10 एल्डर्स अपनी सीट पे बैठ चुके होते हैं। इन्हें इंतजार था बस इलेक्टर्स का। इस जगह पे डेड साइलेंस फैला होता है जिसकी वजह से अच्छे अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाएं। तभी वूच की आवाज के साथ
मीटिंग का होस्ट अपीयर होता है, जो सबसे कोल्ड आवाज में कहता है, किंग सिटी में इतना बड़ा सीन बहुत समय के बाद देखने को मिल रहा है। द एल्डर्स खुद आए हैं। इस बंदे को देख के टाइगर सीट पे बैठे एल्डर की आंखें कोल्ड हो गई थी। वो कहता है, यान में तुम मजाक कर रहे हो, अगर हमारे जैसे बुड्ढे यहाँ पे अपीयर न होते तो रॉयल फैमिली की फाउंडेशन कब से तबाह हो चुकी होती। इसी मोमेंट में क्रीक के साउंड से दरवाजा खुलता है। उस मेन डोर से तीनों ही कैंडिडेट्स अपने पर्सनल गार्ड्स के साथ अंदर आते हैं। इन तीनों में अगर सबसे ज्यादा ध्यान को आकर्षित किसी ने किया होता है तो वो और कोई नहीं बल्कि प्रिंसेस यूशो होती। एक एल्डर बोलता है, ओ इस लड़की के पास स्टार्स की पावर है। ऑफ कोर्स बाकी दोनों प्रिंसेस भी बहुत फीचर नहीं होते हैं। एक लिंग फेंग को देख के बोलता है, इसका ऑरा वायलेंट है लेकिन ये सही सक्सेसर बन सकता है। तो दूसरा कहते हैं, और लिंग फेंग या एल्डेस्ट प्रिंस होने की वजह से मुझे लगता है थ्रोन उसके पास ही जाना चाहिए। खैर बातें बहुत होती हैं लेकिन हम इस गर्मा गर्मी के ऊपर नहीं बल्कि जियान के ऊपर ध्यान देते हैं। ये सीन तब का था जब तीनों कैंडिडेट्स अपने अपनी सीट पे बैठ चुके थे। ब्लैक रोब, जियान और जीशवान चुपचाप से प्रिंसेस के पीछे खड़े होते हैं और उन 10 एल्डर्स की नजरों में प्रेशर होता है, लेकिन चिंग के 3 मीटर के दायरे में एंटर करते ही कुचल दिया जाता था। लेकिन तब भी 10 7 स्टार दो इमोर्टल्स को देखना ये जियान के लिए थोड़ी सीरियस बात होती है। वो एक एक करके इन सबके औरों को सेंस करके तुरंत ही समझ जाता है कि इन सबके पास बस वो कल्टिवेशन ही नहीं बल्कि लाइफ और डेथ बैटल्स का एक्सपीरियंस भी है। ऑफ कोर्स किलिंग इंटेंट को दिखाते नहीं है। वो होस्ट जिसका नाम युआन शाओ था, वो चारों तरफ नजरें घुमा के बोलता क्योंकि सब आ गए हैं तो चलो आज का इलेक्शन शुरू किया जाए। लेकिन तभी लिंग फेंग बोलते, लीडर युआन रुको। उसकी आवाज इतनी सॉफ्ट और प्यारी होती है कि इसका लोगों के ऊपर नेचुरली अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। वो युआन शाओ काम एक्सप्रेशन के साथ पूछता है, प्रिंस लिंग फेंग क्या हुआ। लिंग फेंग बोलते, आज का इलेक्शन इतना ग्रैंड है लेकिन फिर भी फादर किंग यहाँ पे आए क्यों नहीं। उसकी इस इनोसेंट वॉइस में अपनी फादर के लिए चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन यह अच्छे से जानता था कि ये बस एक एक्ट है। वहीं पे लिंग यूशो और जीशवान की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। जीशवान बोलता है, डिस्गस्टिंग, कितना नकली आदमी है। जान के अंडरग्राउंड पहले से वापस आने के बाद लिंग फेंग की असलियत बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अफसोस की बात है कि जीशवान की आवाज लिंग फेंग के कानों तक पहुंच जाती है और उसे मौका मिल गया था। वो बोलता है, तुम कौन हो, क्या इलेक्शन मीटिंग में तुम्हारे ऐसे लोग भी बोल सकते हैं। सिचुएशन को चेंज होते हुए देख युआन शाओ ऑर्डर देता है, गार्ड्स इसे बाहर ले जाओ। बिजली की रफ्तार से कुछ पावरफुल गार्ड्स अपीयर हुए थे जो जीशवान को बाहर खींच लेते हैं। जीशवान की आंखें लाल थी। वो कहता है, प्रिंसेस, लेकिन लिंग यूशो के चेहरे पे होती बस हल्की सी स्माइल। वो बस नॉड करके उसे जाने के लिए बोलती है। फाइनली जब ये ड्रामा हो चुका था, लिंग फेंग और लिंग फेंग एक दूसरी तरफ देख के टेस्ट करते हैं क्योंकि लिंग फेंग जानता था कि चिंगशन और जीशवान के बीच में क्या रिश्ता है। वो बस जीशवान का बहाना बना के प्रिंसेस यूशो को उकसाने की कोशिश कर रहा था। दोनों मनी मन में कहते हैं, लड़की सच में चालाक है। वहीं पे वो युआन शाओ सीधा अपीयर होता है स्टोन स्टेल के पास। उसके हाथ के इशारे पे हीट वेव फैली थी, जैसे पत्थर का वो बड़ा सा खंभा जिसमें नाम छपे होते हैं वो वेंग 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 के साउंड के साथ पावरफुल फ्लक्चुएशंस को रिलीज करने लगता है। इसमें एक अलग ही ग्लो आ गया था। युआन शाओ बोलता है, चलो चुनाव को शुरू किया जाए। वो पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशंस पूरे हॉल में फैल जाती हैं। युआन शाओ चीजें क्लियर करता है कि 10 एल्डर्स आपके पास एक एक वोट रहेगा। आपको तीनों इलेक्टर्स में से जो भी वर्दी लगे उसे वोट दिया जा सकता है। वहीं पे जो वुडन प्लेक्स आपके सामने खड़ी हैं वो आपकी आवाज है। 10 एल्डर्स बिना कुछ बोले धीरे धीरे ऑर्डर की तरफ बढ़ने लगते हैं। इनके चेहरों के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कि डिसीजंस पहले लिए जा चुके हैं। इन दसियों को अच्छे से पता था कि लिंग फेंग और लिंग फेंग सोल पहले से होली से मिले हुए हैं, लेकिन पूरी सच्चाई इनके हाथ में नहीं थी। और ये ब्लैक रोब जियान चुपचाप से इस नजारे को देखता रहता है जिस तरीके से लिंग फेंग और लिंग फेंग के पीछे खड़े बॉडीगार्ड सीक्रेटली अपनी दुखी को सर्कुलेट कर रहे होते हैं। आज जीत हो या फिर हार, इंटेंस फाइट बच नहीं सकती। कुछ ही समय में 10 एल्डर्स अपनी वुडन प्लेक्स को युआन शाओ को दे चुके होते हैं। रिजल्ट को देख के युआन शाओ गहरी सांस लेके बोलता है, 4-3-3 3 कैंडिडेट्स 10 वोट और प्रिंसेस लिंग यूशो को 4 वोट मिले हैं। और रिजल्ट्स को एक बार फिर से चेक करता है। फिर वो लिंग यूशो की तरफ झुके बोलता है, प्रिंसेस लिंग यूशो, आपको इलेक्शन जीतने पे कांग्रेचुलेशंस। जैसे शायद जादू ही हो। तुरंत लिंग यूशो की बॉडी ट्रेम्बल हुई थी, लेकिन वो तब भी खुद को कंट्रोल करके बाव करके बोलती धन्यवाद। युआन शाओ तेज आवाज में अनाउंस करता है, सक्सेसर चुना जा चुका है जो होंगी क्वीन लिंग यूशो। ऑफ कोर्स ये प्रोसेस काफी लंबी थी लेकिन तुम्हारे भाई ने शॉर्ट में कर दिया। वहीं पे जब जियान देखता है कि सब इतनी आसानी से हो गया उसे भरोसा नहीं होता। हाउएवर इसी मोमेंट में गूंजती एक बैम की साउंड। लिंग फेंग के नीचे की व्हीलचेयर पाउडर में बदल जाती है। वो अचानक से खड़ा होकर बोलता है, ही सिस्टर वांग, पहले तो मेरी तरफ से बधाइयां। लिंग फेंग को बोर्ड करने वाले एल्डर्स इस सीन को देख एकदम चौंक गए होते हैं। इनके चेहरे पे शौक साफ था, आखिरकार एक लंगड़ा आदमी खड़ा कैसे हो गया। धीरे धीरे फेंगिया के चेहरे पे पागलपन दिखाई देने लगा था। गूंजती उसकी हा वाली डीमंस जैसी हंसी। वो कहता है, क्वीन तो बन गई हो सिस्टर वांग, लेकिन मुझे तुमसे एक चीज उधार चाहिए। चिंग चिंग की नजरें भी कोल्ड हो जाती हैं। वो अपनी अथॉरिटी और एलिगेंट से भरी आवाज में पूछती है, क्या। लिंग फेंगिया कहता है, तुम्हारी स्टार्स की पावर और ये पूरा स्टार कॉन्टिनेंट। इस हॉल में बस उसकी आवाज गूंजती रह गई थी क्योंकि चारों तरफ लोग एकदम
एकदम स्टंड हो चुके होते हैं। ये था एकदम डेड साइलेंस। फाइनली उन 10 एल्डर्स में से एक जो टाइगर सीट के ऊपर बैठा हुआ था वो अचानक से खड़ा हो जाता है। उसके एक्सप्रेशंस बेहद डरावने होते हैं। एक मफल्ड बूम की आवाज के साथ पावरफुल ऑरा फैला था। वो बोलता है, लिंग फेंगिया, क्या तुम्हें पता है कि तुम क्या करने जा रहे हो? क्योंकि अब क्वीन इलेक्ट हो चुकी है तो उनके खिलाफ जाना बिल्कुल मौत को बुलावा देना है। इस रेडर की बात को सुन के लिंग फेंग का चेहरा डार्क हो गया था। एट द सेम टाइम उसकी बेड़ी जैसी आंखें टिक जाती लिन यूशो के ऊपर और हा हा करके बोलते, हुलाओ, क्योंकि तुम एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो। क्या तुम नहीं जानते कि अगर इतने बड़े टैचिंग कॉन्टिनेंट को बस एक औरत को सौंप दिया जाए हमारी आने वाली सैकड़ों जनरेशंस बर्बाद हो जाएंगी। इस फैमिली के प्रिंस होने की वजह से मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगा। इजेबल जियान नोटिस करता है कि वो होस्ट जो कि उस पत्थर के सामने खड़ा हुआ था वो अचानक से गायब हो गया है। यहाँ बस रह जाती 10 एल्डर्स। जियान समझ गया था कि अगर लिंग फेंग या सीधे 10 7 स्टार दो इमोर्टल से टकराने की हिम्मत कर रहा है तो खाली हाथ तो बिल्कुल नहीं आया होगा। यान फटाक से सोल मैसेज का इस्तेमाल करके चिंगशिंग से बोलता है, अभी तुम आगे मत बढ़ो, पहले मेन फोर्स को इकट्ठा होने का मौका दो। चिंगशिंग कहती, नहीं, मुझे लगता है ये मामला इतना सिंपल नहीं है। अरे वो एल्डर जिसका नाम होला होता उसकी आंखें लिंग फेंगिया के ऊपर टिकी होती हैं। वो आसपास के 9 एल्डर्स को अटैक करने का इशारा करके बोलता, लिंग फेंगिया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या तुम विद्रोह करना चाहते हो? लैंड रूल्स के हिसाब से इसकी सजा बस मौत है। रॉयल टाइगर जनरल का एल्डर होने की वजह से मैं तुम्हें अरेस्ट करने का ऑर्डर देता हूँ। वहीं पे अगर कोई सेल्फिश रीजंस की वजह से तुम्हारा साथ देगा तो लैंड रूल्स इसके ऊपर भी अप्लाई होंगे। अभी लिंग फेंगिया की दोनों गार्ड्स भी अग्रेसिव हो चुके थे। वो इनमें से एक से बोलता, स्टुअर्ट टियान, पूरे हालात को तुम संभालो। आओ देखते हैं कि इन 10 एल्डर्स की पावर सच में उतनी टेरिफाइंग है जितनी दुनिया बोलती है। रिलीज होने लगती है कुछ अजीब सी फ्लक्चुएशंस, गूंजती हैं बूम बूम शाबू शाबू की आवाजें। इसमें बस एक स्ट्रॉन्ग वुडन एट्रीब्यूट का ऑरा ही नहीं होता बल्कि होती है ग्लूमी डार्कनेस। इस पावर को सेंस करके वो होला बोलता है, 7 स्टार दो इमोर्टल, तो तुमने सोल पैलेस से सच में डील कर ली। लिंग फेंगिया बिना हेजिटेशन के अपने हाथ को उठा के बोलते, लड़के अब चल हेल में जाने के लिए तैयार हो जा। उसकी हथेली के ऊपर एक ग्रीन और ब्लैक लाइट इकट्ठी होने लगी थी जो कि साथ में मिलकर बनाती एक सफोकेटिंग पावर को। उसकी बॉडी हवा में उड़ के लिंग यूशो की तरफ जाने लगी थी। लेकिन तभी ब्लैक रोड फिगर मूव करता है। ऑफ कोर्स ये जियान था जिसका पाम उठा था। एक कोल्ड साउंड के साथ वो ग्रीन लाइट और फ्लेम्स मिलके सीधे लिंग फेंगिया की तरफ शूट हो जाती है। जैसे बूम की आवाज के साथ दोनों अटैक्स टकराते हैं फैलती हैं एनर्जी रिपल्स जो सिचुएशन को और भी अनस्टेबल कर देती हैं। हाउएवर इस सिंपल से कुलियन ने जियान को दर्जनों मीटर पीछे ढकेल दिया था। ऑफ कोर्स दूसरी तरफ भाई लिंग फेंगिया कोल्ड साउंड कर रहा हो लेकिन मन में जियान की पावर को देख के वो भी हैरान हो गया था। वो तुरंत ही अपने सबऑर्डिनेट से अटैक करने का इशारा करता है लेकिन कोई नोटिस नहीं कर पाता कि इस केओस में लिंग फेंग और उसके दोनों गार्ड चुपचाप से गायब हो गए थे। सुनाई देने लगती हैं वुश 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 क्रैक की आवाजें। दो एंडलेस अपीयर होते हैं लिंग फेंगिया के चारों तरफ। इन सब के पावरफुल ऑरे फैलते हैं। वहीं पे लिंग फेंगिया के पीछे खड़ा गार्ड जो कि वो 6 स्टार दोशान की पावर को शो कर रहा था, जैसे वो लिंग फेंगिया की कमांड पे अपनी ब्लैक रोप को हटाता है ग्लू 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 की साउंड के साथ ब्लैकनेस फैलती है और छत में से क्रैक की आवाज आई थी। ये काला धुआं सीधा ऊपर के बादलों में जाके मिल जाता है। लगता है जन की वो फीलिंग बिल्कुल सही थी। जैसे बड़ी मिस्ट घुसती है डार्क क्लाउड्स में ये काले बादल उबलने शुरू हो जाते हैं। सुनाई देती है रंबलिंग आवाजें। पल भर में उन डार्क क्लाउड्स में से काले रंग के रेन ड्रॉप्स नीचे गिरने लगे थे। जब जन अपनी सोल पावर से इन डार्क क्लाउड्स को फील करता है उसे एक टेरिफाइंग चीज की याद आती है। वो कहता है बारिश नहीं बल्कि एम्पर की सोल के आने का साइन है। क्या लिंग फेंगिया सच में पागल हो गया है? अब तक वो एल्डर्स और लिंग फेंगिया जिनके बीच में भिड़ंत शुरू हो चुकी होती है ये लोग बिल्कुल होल्ड बैक नहीं कर रहे थे। अफसोस की बात है कि इन एल्डर्स के पास जियान जैसा पावरफुल परसेप्शन नहीं होता है। ये सेंस नहीं कर पाते कि इन बादलों में कैसे भयानक ऑरा जन्म ले रहा है। लिंग फेंगिया उनके बीच की फाइट लंबे समय तक नहीं चलती। एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात है जब वो कहता है सुसुसु अब मैं तुम सबके साथ और नहीं खेल रहा, अपने एंड से पहले इस ग्रैंड इवेंट का मजा लो। तो उसकी आंखों में मैडनेस साफ झलकती है। अचानक से उसकी पूरी बॉडी को ब्लैक एनर्जी ने ढक लिया था। ये सोल पैलेस की वो खास टेक्निक थी जिसे एल्डर भी रोक नहीं पाते हैं। तो लिंग यूशो सारे एल्डर से बोलती, एल्डर्स प्लीज उस तरफ देखो। वो एक बड़ी सी चीज की तरफ इशारा करती है जो बादलों के बीच में से बाहर आ रही थी। तो इसकी आवाज को सुन के एल्डर्स ऊपर की तरफ देखते हैं। इन सबके दिल दहल जाते हैं। ये धाड़ के बोलते, लिंग फेंगिया यू बीस्ट, ये 4 ड्रैगन लॉक ऑफ इन है। जियान भी ऊपर देख के अपने सर को हिलाता है। उसे थोड़ा सा रिग्रेट भी हो रहा था। अगर उसने लिंग फेंगिया के अंडरग्राउंड प्लेस में घुसपैठ न करी होती तो इलेक्शन की हालत इतने न बिगड़ते। अभी पूरा टियानियन माउंटेन से ब्लैक रेन से ढक चुका था। वहीं पे आसमान की एक जगह पे सारी हेवन और अर्थ की एनर्जीज इकट्ठी हो रही होती है जिसके पीछे से अपीयर होने लगता है एक टेरिफाइंग क्रिएचर। अंडर क्लाउड्स के बीच का वो टर्निंग फ्लोर और भी भारी होता जा रहा था। जब जब बिजलियां तेजी से कड़कती थी उन चारों ड्रैगन कॉप्सेस की शैडो साथ दिखाई देती है और उनके बीच में बंधा होता है ब्लैक ऑब्जेक्ट। ये था 4 ड्रैगन लॉक कॉफिन, एशियन कॉन्टिनेंट की सबसे पावरफुल सीलिंग 2 स्किल में से एक। अगर एक बार चारों ड्रैगन किसी चीज को बाइंड कर देते हैं तो उसे एक 8 साथ 2 इमोर्टल भी बच नहीं सकता है। वो बस ड्रैगन कॉप्सेस का गार्डियन बन के रह जाएगा
जाएगा। ये चारों कॉर्प्सेस करीब 100 मीटर लंबे होंगे। इनकी स्टील जैसी बॉडीज पे ब्लड रेड डिफाइंड पैटर्न चमक रहे होते हैं। इनके पंजे तो बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन असली पावर छिपी होती है ड्रैगोनिक हॉर्न्स में। स्पेशली सारे एल्डर्स जिन फ्लक्चुएशंस को उस कॉफिन से सेंस करते हैं, इन सब के गले सूख जाते हैं, क्योंकि ये होती एम्पर की सोल। भले ही चार ड्रैगन जिंदा ना हो, लेकिन इनका ऑरा रोल कर रहा था। ये उस कॉफिन को टैनियन माउंटेन के बिल्कुल आसमान में लाके रख देते हैं। ऐसा लग रहा था कॉफिन सीधा हेल से बाहर आया हो और चार ड्रैगन उसके हेल गार्ड्स हो। जब इस सीन को ऑर्डर पे खड़े 10 एल्डर्स देखते हैं, इन सब के दांत और हाथ क्लेंच हो जाते हैं, फैलते हैं वायलेंट ऑरे। इनमें से कोई धाड़ के बोलते चलो आज चाहे कुछ भी हो जाए, इस रिवेलियस बीस्ट ने हमारे एम्पर के साथ जो किया, हमें इसकी सजा देनी होगी। तब अचानक से लिंग यूशु बोलती एल्डर्स रुकिए। वो टाइगर सीट वाला एल्डर जो कि यूशु के खेमे में था, वो कहता है योर हाइनेस आपको सुरक्षित रहना चाहिए। जब हम रॉयल फैमिली की सिचुएशन को थोड़ा स्टेबल कर देंगे, तब एम्पर खुद से आपको क्राउन करेंगे। लिंग यूशु भौं चढ़ा के कहती है नहीं, इस लिंग फेंगिया ने फादर की सोल को इम्प्रिजन करके उन्हें टॉर्चर किया। ये मामला सीधा नहीं है और तो इसका सोल पैलेस के साथ कोलिजन है। यहाँ कोई बड़ी प्लानिंग जरूर चल रही है। इतना कह के उसकी नजरें जाती है जियान के ऊपर। फिर सारे एल्डर्स भी जियान की तरफ देखते हैं। टाइम आ चुका होता जब जियान अपनी ब्लैक रोब को उतारे। एक पफ की साउंड से उसकी ब्लैक रोब जल के पाउडर में बदल जाती है। जियान रिवील हुआ था जो खुद को इंट्रोड्यूस करता है, मैं हूँ एंडलेस फायर टेरिटरी का लॉर्ड और सोल पैलेस का पुराना दुश्मन। एल्डर्स एक दूसरे को देख के बोलते हैं एंडलेस फायर टेरिटरी। अच्छा वो ज्वालिंग कॉन्टिनेंट की नई फोर्स। ये सब एंडलेस फायर टेरिटरी के बारे में सुन चुके थे, लेकिन क्योंकि बात हो रही है ज्वालिंग कॉन्टिनेंट की, ये उसके ऊपर कुछ खास ध्यान नहीं देते हैं। जियान काम एक्सप्रेशन के साथ बोलता है लिंग फेंगिया का गोल साफ है। ये बस प्रिंसेस की स्टार्स की पावर ही नहीं चाहता, बल्कि इसका निशाना पूरा कॉर्डिनेंट है। और क्योंकि सोल पैलेस के साथ मिल गया, इसकी पावर कई गुना बढ़ चुकी है। स्पेशली जिस तरीके से ओपनली एक्ट कर रहा है, लगता है इसके पास एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस होगा। मुझे यकीन है कि रॉयल किंग सिटी और स्काई स्टार सिटी के कई कल्टिवेटर्स उसके कंट्रोल में आ चुके होंगे। ये सुन के होला और बाकियों के एक्सप्रेशन तुरंत ही चेंज हो गए थे। ये कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं इम्पॉसिबल। वो टाइगर सीट वाला एल्डर जिसका नाम होला था, वहीं बस 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 के साउंड के साथ उसका पावरफुल ऑरा फैलता है। बाकी के एल्डर्स भी हैरान होकर पूछते हैं होला, लेकिन होला उसको कोई जवाब नहीं देता। उसकी सेंसेस बार बार चारों तरफ फैल रही थी। उसे पेड़ पौधे और पहाड़ों में से कई अजीब सी एनर्जी फील होती है। जैन से रिला के बोलते हैं हॉल ऑफ सोल को मेरे ऊपर छोड़ दो। एल्डर्स आप सबको ड्रैगन कॉफिन्स को संभालना होगा। ये होला और बाकी लोग देखते हैं कि प्रिंसेस किस तरीके से जैन के ऊपर भरोसा कर रही है। ये सीरियस एक्सप्रेशन के साथ नोट करके बोलते हैं ठीक है, हम अपने टेंशन कॉन्टिनेंट की क्राइसिस को तुम्हारे ऊपर छोड़ते हैं। अगर हम इसे उबर पाए तो ये कॉन्टिनेंट हमेशा तुम्हारा अलाई रहेगा। सारे एल्डर्स अपने वुडन एडवर्ड के औरों को एक्टिवेट करके बढ़ जाते हैं ड्रैगन कॉफिन की तरफ। इसी पर जियान अपने दोनों हाथों को उठाता है। पफ पफ की साउंड के साथ पावरफुल फ्लेम अपीयर हुई थी। इस एम्बर फ्लेम की छोटी छोटी ट्रेसेस एल्डर्स की बॉडी से जाके चिपट जाते हैं, जिससे वो प्रोटेक्टेड रहे। जब हम सीन उन ड्रैगन्स के ऊपर का देखते हैं, इनकी पीठ पे 7 स्टार 2 इमोर्टल्स खड़े थे। वहीं पे कॉफिन के ऊपर होता है लिंग फेंगिया, जो अपनी कोल्ड निगाहों से चारों तरफ देख रहा था। लिंग फेंगिया हंस के बोलते हैं फादर बहुत जल्द तुम मेरी कंट्रोल में आ जाओगे। अब तुम्हें बर्थ, ओल्ड एज, सिकनेस और डेथ का कोई डर नहीं होगा, ना ही कोई कमजोरी सताएगी। चिंता मत करो, मेरी लीडरशिप में टाइशिंग कॉन्टिनेंट इंसानों की सबसे बड़ी पावर बनेगी। ये कह के बहुत तेज से हंसने लगता है। ध्यान से देखा जाए तो एम्पर की सोल बॉडी से बहुत सारे व्हाइट रिबन्स बंधे हुए थे, जो सोल बॉडी में बहुत सारे बदलाव कर रहे होते हैं। बेसिकली म्यूटेशन शुरू हो चुका था। ये वो इविल टेक्निक होती है सोल को गाइड बना के किसी को भी सोल स्लेव में बदल सकती है, और जैसे कोई सोल स्लेव बन जाता है, उसकी असली बॉडी को सीज किया जा सकता है। जान खुद को इंटेंस होली फ्लेम से कवर करके चुपचाप से ऑर्डर के कोने की तरफ बढ़ने लगा था। वहीं काले रंग का ऑरा मौजूद था, जिसमें बेहद इविल स्मेल आ रही होती है। तभी वो काले रंग की गैस ब्लब 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 की साउंड के साथ अचानक से चर्न होती है, फिर ट्रांसफॉर्म हो जाती है एक फिगर में। इसका चेहरा एकदम विशेष और निगाहें जियान के ऊपर टिकी हुई थी। वो कहता है जियान एंडलेस फायर टेरिटरी का लॉर्ड, अनएक्सपेक्टेडली हॉल मास्टर ने तुम्हारे ऐसे कीड़े को खत्म करने के लिए बोला। लिंग यूशु भौं से कोड के बोलती है सोल पैलेस का पावर हाउस। उसे एक भयानक खतरे का एहसास होता है और फिगर अपनी हैंडसीज को चेंज करके बोलता है मैं हूँ सोल जेंगाई, हॉल मास्टर सोल हन का सबऑर्डिनेट। जैसे जैसे वो यहाँ से बोलता है, उसकी हैंडसीज कंप्लीट हो जाती है। पीछे के स्पेस में डिस्टॉर्शन अपीयर हुए थे, फिर किसी बड़े से जबड़े की तरह खुल जाता है, जिसमें से शुआ शुआ की साउंड साथ रिलीज होने लगती है डार्क इविल एनर्जी। ये पूरे ऑर्डर को पॉल्यूट करने लगी थी। जान भौं से कोड के बोलता है 7 स्टार द इमोर्टल। हाथ में अपीयर होती है एंशिएंट रूलर और उसका किलिंग इंटेंट राइज हुआ था। वो सोल जेंगाई हंस के बोलता है सोल पैलेस की आर्मी यहाँ पे आएगी, तभी टेंशिंग कॉन्टिनेंट खून से रंग जाएगा। तभी उसके पीछे के वॉटेक्स में से बहुत सारे गोस्ट और इविल स्पिरिट्स निकलने लगे थे। जान सीरियस टोन में बोलता है प्रिंसेस मैं इन सबको यहाँ पे रोकता हूँ, तुम जाओ एम्पर के चेम्बर में। नजरें सोल जेंगाई के ब्लैक वॉटेक्स के ऊपर होती हैं, जिसमें से काउंटलेस पावर हाउसेस निकल रहे होते हैं। हाउएवर लिंग यूशु जिसकी बॉडी को स्टार पावर ने ढक रखा होता है, वो हेस्टेट करते हुए दिखाई देती है, लेकिन
लेकिन जियान कहता है जल्दी, हमारे पास समय नहीं है। उसकी बॉडी से एक पावरफुल फोर्स इरप्ट हुई थी जो यूशो को दूर भेज देती है। बस पीछे से यूशो के दिमाग में जियान का सोल ट्रांसमिशन रह गया था, जिसमें जियान बताता है कि सोल पैलेस के लोग लिंग फेंगिया के साथ बस इसलिए कोऑपरेट कर रहे हैं जैसे एम्पर की सोल को स्लेव बना के पूरे टेंशन कॉन्टिनेंट को हड़प सके। लेकिन शायद लिंग फेंगिया भी जानता नहीं होगा कि इस प्रोसेस में रॉयल फैमिली को मिटा दिया जाएगा। ये सुनकर प्रिंसेस की बॉडी ट्रेम्बल हो जाती है। उसे लग रहा था कि बात बस उसकी जान की है, लेकिन खतरा उसकी पूरी रॉयल फैमिली पर था। दाती मीस के बढ़ती अपने फादर के चेम्बर की तरफ। वहीं पे जियान अकेला खड़ा रह गया था। उसके सामने होती सोल पैलेस की एक बड़ी सी आर्मी। वहीं पे जियान के जब ऐसे एक्शंस को हैन जंगाई देखता है, वो उसे ताना मारती और बोलता है ओह इतना टचिंग सीन है। भले उसकी स्ट्रेंथ अर्ली से 7 स्टार 2 मॉडल की क्यों ना हो, लेकिन उसके असली कॉन्फिडेंस का कारण और कुछ होता है। ये एक फ्लेम थी जिसकी पावर हैवी सीड से भी ऊपर होती है, और क्योंकि वो जियान के बारे में बहुत कुछ जानता नहीं था, उसे भरोसा था कि वो इसके साथ जियान को आसानी से कुचल देगा। पीछे बस 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 के साउंड साथ वॉर्टेक्स में से कई काली शेडोज बाहर आ रही होती है। हर एक और एकदम सिनिस्टर और रूथलेस होता है। इनके नंबर इस लेवल तक पहुंच चुके थे कि अगर रॉयल फैमिली इनसे टकराती है तो उन्हें भयानक नुकसान उठाना पड़ेगा। हन जेंगाई उन काली शेडोज को ऑर्डर देता है कुछ 7 स्टार डेमोडल्स को लेके जाओ और एम्पर के पैलेस को संभालो। इस बच्चे को खत्म करके मैं तुरंत पहुंचता हूँ। ये सुनकर इन शेडोज में से एक बोलते लेकिन माय लॉर्ड, अभी जब हॉल मास्टर रॉयल फैमिली के टॉप एक्सपर्ट से डिसाइसिव बैटल में लगे हुए हैं तो एम्पर को खत्म करने का सबसे सही समय है। अगर हमने देर करी तो हॉल मास्टर नाराज हो जाएंगे और वो चीज आपको नहीं मिल पाएगी। ये सुन के उस जंगाई का चेहरा डरावना हो गया था। वो हम करके बोलते चुप रहो। फिर उसकी दफा हो जाओ वाली ये बात जिसमें एक पावरफुल ऑरा फैला था वो इन शेडोज को पीछे ढकेल देती है। अभी जैन अपनी सोल स्ट्रेंथ को चारों तरफ फैला चुका था। इस युद्ध के मैदान का हर एक सीन उसके दिमाग में होता है। वो सन जंगाई से बोलता है लगता है तुम्हारा स्टेटस उतना ऊंचा नहीं जितना मैंने सोचा था, क्यों ना तुम हथियार डाल के चुपचाप से घुटने टेक दो, मैं तुम्हें एक आसान मौत दूंगा। ये सुन के जंगाई तेजी से हंसने लगा था। वो कहता है नॉनसेंस, थोड़ी देर में हेल जाने वाला तू है। फिर वो वॉर्टेक्स से सोल बॉडीज को बाहर निकालता है जिनसे मिलकर वो अचानक से गायब हो गया था। हाउएवर ये देखे जियान स्माइल के साथ बोलता है तो चलो देख ही लेते हैं कि कौन कितना ताकतवर है। रूलर बस 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 के संग सा ट्रेम्बल होती है जैसे वो फाइट करने के लिए एकदम बेताब हो। एक्चुअली में जब से वो होली पैटर्न अपीयर हुआ था रूलर में एक अजीब सी जान आ गई होती है। ये जान की और एकदम पीक पे पहुंचा देती है। वहीं पे क्योंकि जियान ने कुछ दिन पहले ब्रेक थ्रू किया था उसका और थोड़ा सा कम स्टेबल होता है। ये सुन के हन जंगाई हंस के बोलता है लगता है लड़का एक्सटर्नल फोर्स का इस्तेमाल करके 6 स्टार 2 शहर में पहुंचा है और इसे लग रहा है कि सोल पैलेस का विरोध करेगा। हाउएवर ये सुन के जियान की आंखों में कोल्ड लाइट फ्लैश होती है। उसकी बॉडी को ढकने वाली एम्बर फ्लेम अपने ऑरे को फैलाने लगती है। जब वो घोंसले शेडोज के संपर्क में आते थे ये सिजलिंग आवाजों के साथ जलना शुरू हो जाते हैं। ये देखिए हन जंगाई धाड़ के बोलता है बेस्टर। जैसे वो हैंड्स को चेंज करके इशारा करता है उसकी ब्लैक मिस्ट कंडेंस हो गई बड़ा सा क्रीचर बनाती है जो एक बड़े से पत्थर को उठा के सीधा शूट हो गया था जियान की तरफ। हाउएवर इसके जवाब में गूंजी थी बस एक स्विच की साउंड। रूलर नीचे की तरफ स्लैश होता है। रूलर का एक पतला सा ग्लो उस अटैक को 2 हिस्सों में काट देता है। जब हन जंगाई सीन को देखता है उसकी आंखें ग्रीड से फ्लैश हुई थी। वो कहता है फ्लेम होली फ्लेम की सब फ्लेम जैसी लग रही है, इसकी रैंक टॉप 16 में होगी। इसी पल जियान का वो एटीट्यूड का 2 कोर एक्टिवेट हुआ था। ये 2 तरीके के और सीधे उसकी स्टाइल को ले जाते हैं 6 स्टार 2 शहर के बिल्कुल पीक पे। जमीन क्रैक क्रैक बैंक के साउंड साथ फटती है। निकलता है पेड़ पौधे और वाइन्स का झुंड जो जहरीले सांपों की तरह टूट पड़ते हैं जंगाई की तरफ। इस सीन को देख के जंगाई का एक्सप्रेशन हार्ड हो गया था। उसे महसूस होता है कि चीजें बदल रही हैं, स्पेशली जिस तरीके से लड़का होली फ्लेम और वुडन एटीट्यूड दोनों की पोजेस करता है। ये हन जंगाई के मन में ईर्ष्या और बढ़ा देता है। उसने अपना हाथ फैलाया था वो सोल बॉडीज वो की आवाजों के साथ उसकी उंगली के सामने कंडेंस होने लगी थी। टेक्निक का नाम होता है ब्लैक डेवल फिंगर। वहीं पे जियान को रॉक के बोलते हैं आओ देखते हैं। उसके पैरों के नीचे की हवा क्रैक होती है। हाथ में ड्रैगन स्केल्स और एंशिएंट पैटर्न्स अपीयर हुए थे। जब हन जंगाई ये देखता है वो कहता है ड्रैगन स्केल नहीं, ये एक ड्रैगन पैटर्न है। इस पर जियान की पूरी आर्म को ब्लू स्केल्स ने ढक रखा था जिसकी एक जगह पे कच्चू जैसे शेप दिखाई दे रही होती है। जैसे भी ह्यूज ब्लैक डेवल फिंगर आगे बढ़ती है जियान सामने की तरफ हल्का सा इशारा करता है। अचानक से उसका ऑरा जिसमें वुड और फायर की पावर पहले से मौजूद थी वो फ्लक्चुएट हुआ था। क्रैक गरगल की आवाज के साथ स्पेस में से पानी निकलने लगता है। फाइनली आसमान फटाता एक बड़ा सा वाटर कॉलम जियान को ढक लेता है। इसके अंदर वो टेरिफाइंग पावर थी जो पहाड़ों को भी चकनाचूर करके रख दे। बैटल फील्ड में एक तेज क्रैश की आवाज गूंजती है। लिंग यूशु जो कि दूर पहुंच चुकी होती है इसको लेन को वो तब भी फील कर सकती थी। उसकी आंखों में कॉम्प्लेक्स इमोशंस दिखाई देते हैं, लेकिन थोड़ी सी हेस्टेशन के बाद फाइनली अपनी फादर के रूम की तरफ चली जाती है। आसमान में बैटल भड़क चुकी थी। वो लोग ड्रैगन कॉफिन्स के सामने लिंग फेंगिया और उसके वो 4 7 स्टार 2 इमोर्टल्स ये सामना कर रहे होते हैं 10 एल्डर्स का। वही पे जियान और हन जंगाई भयानक तरीके से एक दूसरे की जान की पीछे पड़े होते हैं, लेकिन जान पे तो हमारे भाई पे ही बनाई है। एक इमरजेंसी सिचुएशन की वजह से ट्रैवल करना पड़ रहा है।
है, जिसकी वजह से नींद वगैरह पूरी नहीं हो पा रही और तुम सबके लिए कंटेंट भी बनाना पड़ रहा है, इसलिए जुकाम बुखार पीछा नहीं छोड़ रहे। छोड़ हम बात करते हैं नेक्स्ट एपिसोड की, जिसमें हमें सबसे पहले एक नई होली फ्लेम दिखाई देगी, फिर हम एक अजीब से स्टोन बॉक्स को देख रहे होंगे। बेसिकली अगला पार्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। ऑफ कोर्स बैटल्स दूर दूर तक खत्म नहीं होने वाली, ये कहा जा सकता है कि बस शुरुआत होगी। अगर आपने मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस एपिसोड या आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हो, कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल कर सकते हो। वहीं पे जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है, वो हेल्थ गार्डन के मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका आई गेस बेस प्लान 27 या 29 का है, और वहां से आप अर्ली एक्सेस को एंजॉय कर पाओगे, जैसे हम हर शाम को रिलीज करते हैं। वहीं पे जो हमेशा से 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहते हैं, अपने लेवल्स को अपग्रेड कर सकते हैं इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर, चॉइस है आपके हाथ में। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में मिलेगा, उसे डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए तुम्हारे भाई की तरफ से अलविदा।